हेलो स्टूडेंट, दिस इज सोनिया राजपूत एंड आज हम शुरू करने जा रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक न्यू चैप्टर 9 प्रॉब्लम ऑफ डेफिसिट एंड एक्सेस डिमांड। इस चैप्टर में हम समझेंगे कि डिमांड इकोनॉमी में कब कम या फिर ज़्यादा होती है और गवर्नमेंट इस प्रॉब्लम को कैसे कंट्रोल करती है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना ताकि एग्जाम के लिए सभी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन द चैप्टर। बात करते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम और अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम की। सबसे पहले फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम को पढ़ते हैं। तो ये वो सिचुएशन होती है जब इकोनॉमी में एग्रीगेट सप्लाई इक्वल होता है एग्रीगेट डिमांड के, या फिर हम ये कह सकते हैं कि सेविंग इक्वल होती है इन्वेस्टमेंट के। इस कंडीशन में सारे रिसोर्सेज स्पेशली लेबर का फुल यूटिलाइजेशन होता है, मतलब कोई भी व्यक्ति जो काम करना चाहता है वो काम कर रहा है। नेक्स्ट इज अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। यहाँ भी एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड के बराबर होती है या फिर सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर होता है, लेकिन डिफरेंस ये होता है कि यहाँ लेबर का फुल यूटिलाइजेशन नहीं होता, यानी कि कुछ लोग काम करना चाहते हैं लेकिन उन्हें जॉब नहीं मिल पाता। सिंपल वर्ड्स में कहें तो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम में इकोनॉमी अपने मैक्सिमम पोटेंशियल पर काम करती है, जबकि अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम में इकोनॉमी रिसोर्सेज का पूरी तरह इस्तेमाल नहीं कर पाती। वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट यानी जब कुछ लोग काम करना ही नहीं चाहते या फिर वो प्रेजेंट वेज रेट पर काम करने के लिए तैयार नहीं होते, मतलब जॉब अवेलेबल तो हैं पर ये लोग अपनी मर्जी से काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए इसे वॉलेंट्री यानी अपनी मर्जी से अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। और इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट वो सिचुएशन होती है जब लोग काम करना चाहते हैं और प्रेजेंट वेज रेट पर काम करने के लिए रेडी हैं लेकिन उन्हें काम नहीं मिल रहा। फुल एम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन जहां एग्रीगेट सप्लाई बराबर होता है एग्रीगेट डिमांड के और इकोनॉमी के सारे रिसोर्सेज जैसे लेबर, कैपिटल और लैंड का फुल यूटिलाइजेशन होता है। लेकिन रिमेंबर दैट फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ओवर एम्प्लॉयमेंट नहीं होता। कुछ लोग जॉब चेंज कर रहे होते हैं या फिर टेम्पररी काम से दूर होते हैं, इसीलिए थोड़ा अनएम्प्लॉयमेंट तो रहता ही है। एंड नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट वो मिनिमम लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होता है जो इकोनॉमी में हमेशा रहता है, चाहे इकोनॉमी अपने बेस्ट लेवल पर ही क्यों ना हो। ये अनएम्प्लॉयमेंट होता है सप्लाई एंड डिमांड में कंस्टेंट चेंज की वजह से। जैसे कुछ लोग जॉब स्विच करते हैं, स्किल्स अपडेट करते हैं या फिर नए वर्कर्स मार्केट में आते हैं। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट ये वो अनएम्प्लॉयमेंट होती है जो लोगों के जॉब चेंज करने के प्रोसेस के दौरान होती है। जैसे कोई व्यक्ति अपनी पुरानी जॉब छोड़कर नई जॉब ढूंढ रहा होता है, तो उस दौरान वो टाइम पीरियड जहां वो टेम्पररी अनएम्प्लॉयड है उसे ही फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, और ये एक टेम्पररी या फिर नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट होती है। अब आते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट पर। ये अनएम्प्लॉयमेंट तब होता है जब कुछ इंडस्ट्रीज लॉन्ग टर्म डेक्लाइन में चले जाते हैं या फिर टेक्नोलॉजी के आने से पुरानी स्किल्स की डिमांड कम हो जाती है, मतलब लोगों के पास जॉब स्किल्स तो हैं बट वो स्किल्स अब मार्केट की डिमांड के अकॉर्डिंग नहीं है। सो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट शॉर्ट टर्म होता है, लेकिन स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट लॉन्ग टर्म चेंजेस की वजह से होता है। डेफिसिट डिमांड का मतलब होता है जब एग्रीगेट डिमांड यानी एडी एग्रीगेट सप्लाई से कम होती है, और ये सिचुएशन फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर होती है। इन सिंपल वर्ड्स, जब इकोनॉमी में टोटल डिमांड इतनी कम हो जाए कि सारी प्रोडक्शन कैपेसिटी यूज ना हो पाए, तो इसे ही हम डेफिसिट डिमांड कहते हैं। इन डायग्राम ADP है प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड और ADF है फुल एम्प्लॉयमेंट एग्रीगेट डिमांड। पॉइंट E एंड F के बीच का जो गैप है या डिफरेंस है शो करता है डेफिशिएंट डिमांड, यानी कि इतनी डिमांड कम है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल तक पहुंचने के लिए। इसका मतलब ये है कि जो इकोनॉमी है वो अंडर परफॉर्म कर रही है और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ सकता है। डिफ्लेशनरी गैप एक ऐसी सिचुएशन होती है जब इकोनॉमी में डिमांड की कमी की वजह से डिफ्लेशनरी प्रेशर क्रिएट होता है, यानी प्राइसेस गिरने लगता है और प्रोडक्शन भी कम हो जाता है। इस गैप को मेजर किया जाता है डिफरेंस के फॉर्म में बिटवीन एग्रीगेट डिमांड एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल और एग्रीगेट डिमांड एट अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल। नाउ वी टॉक अबाउट द कॉजेज ऑफ दिस डिफ्लेशनरी गैप। प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में रिडक्शन यानी लोग खरीदारी कम करते हैं। दूसरा, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में कमी, मतलब बिजनेसेस नए प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कम करते हैं। तीसरा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का कम हो जाना। फोर्थ, एक्सपोर्ट्स में गिरावट। फिफ्थ,
इम्पोर्ट्स का बढ़ना एंड लास्ट टैक्स बर्डन का इंक्रीज हो जाना, जिससे लोगों के पास स्पेंडिंग के लिए कम पैसा बचता है। इन सभी की वजह से इकोनॉमी में डिमांड गिर जाती है और डिफ्लेशनरी गैप क्रिएट हो जाता है। अब बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ डिफ्लेशनरी गैप की। इस डायग्राम में देखो, वर्टिकल एक्सिस पर एग्रीगेट डिमांड है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर नेशनल इनकम। लाइन y इज इक्वल टू AS रिप्रेजेंट कर रही है एग्रीगेट सप्लाई को। लाइन ADF शो करता है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड, यानी कि इकोनॉमी जब अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पर प्रोड्यूस कर रही होती है। और ADP है प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड, जो एक्चुअल डिमांड को शो करती है। पॉइंट E और F के डिफरेंस या गैप को डिफ्लेशनरी गैप कहते हैं। इसका मतलब है कि इकोनॉमी में टोटल डिमांड फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से थोड़ा कम है। रिजल्ट क्या होता है? प्रोडक्शन गिर जाती है, प्राइसेस गिर जाते हैं और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगता है। यानी ये गैप बताता है कि इकोनॉमी अंडर परफॉर्म कर रही है ड्यू टू लैक ऑफ डिमांड। एक्सेस डिमांड क्या होता है? तो ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा होती है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर। इन सिंपल वर्ड्स, जब इकोनॉमी में लोगों की खरीदने की कैपेसिटी और डिमांड अवेलेबल गुड्स और सर्विसेज से ज़्यादा हो तो उसे एक्सेस डिमांड कहते हैं। डायग्राम देखो, y इज इक्वल टू AS, ये लाइन रिप्रेजेंट करती है एग्रीगेट सप्लाई को। ADF है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड और ADP है प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड यानी एक्चुअल डिमांड। पॉइंट E एंड F के बीच का डिफरेंस या गैप रिप्रेजेंट करता है एक्सेस डिमांड को। इसका मतलब है इकोनॉमी में डिमांड तो ज़्यादा है लेकिन सप्लाई उतनी नहीं है। रिजल्ट क्या होगा? प्राइजेस बढ़ने लगता है, इन्फ्लेशन क्रिएट होता है और रिसोर्सेज ओवर यूटिलाइज हो जाते हैं। तो ओवरऑल एक्सेस डिमांड इन्फ्लेशनरी प्रेशर क्रिएट करता है इकोनॉमी में। इन्फ्लेशनरी गैप एक ऐसी सिचुएशन होती है जब इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के बाद भी बढ़ती रहती है। यानी ये गैप मेजर किया जाता है एज अ डिफरेंस बिटवीन एग्रीगेट डिमांड बियॉन्ड फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल एंड एग्रीगेट डिमांड एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। और अदर वर्ड्स वी कैन से दैट जब इकोनॉमी अपनी मैक्सिमम प्रोडक्शन कैपेसिटी पर पहुंच चुकी होती है फिर भी डिमांड बढ़ती है तो प्राइसेस बढ़ने लग जाते हैं और इन्फ्लेशन क्रिएट होता है। इसके कॉजेज क्या क्या? पहला, प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का बढ़ जाना, यानी लोग खर्चा ज़्यादा करते हैं। दूसरा, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का बढ़ना, मतलब बिजनेसेस ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। तीसरा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का बढ़ना, एक्सपोर्ट्स बढ़ना, फॉरेन डिमांड से प्रेशर क्रिएट होता है। इंपोर्ट्स का गिरना, गुड्स की अवेलेबिलिटी कम होती है। और लास्ट, टैक्स बर्डन कम होने से लोगों के पास ज़्यादा पैसा बचता है और स्पेंडिंग बढ़ जाती है। इन सब फैक्टर्स की वजह से इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड होती है और क्रिएट होता है इन्फ्लेशनरी गैप। अब देखते हैं मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप। इस डायग्राम में वर्टिकल एक्सिस पर है एग्रीगेट डिमांड और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर है नेशनल इनकम। लाइन y इज इक्वल टू AS रिप्रेजेंट करता है एग्रीगेट सप्लाई को। ADF दिखाता है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड जब इकोनॉमी अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पर प्रोड्यूस कर रही होती है। और ADP है प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड जो एक्चुअल डिमांड को रिप्रेजेंट करता है। पॉइंट E और F के बीच का डिफरेंस या फिर गैप होता है इन्फ्लेशनरी गैप या फिर एक्सेस डिमांड। इसका मतलब है इकोनॉमी में डिमांड ज़्यादा है लेकिन सप्लाई उतनी नहीं है। रिजल्ट होता है प्राइस लेवल का बढ़ना यानी कि इन्फ्लेशन। तो इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से ये डायग्राम बताता है कि जब डिमांड फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद भी बढ़ती है तो उससे इन्फ्लेशनरी गैप क्रिएट होता है। अब बात करते हैं मेजर्स टू करेक्ट डेफिसिट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड की। सबसे पहले फिस्कल पॉलिसी के जरिए। फिस्कल पॉलिसी यानी बजटरी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट का मेन पर्पस होता है इकोनॉमी में स्टेबिलिटी लाना ताकि ग्रोथ के साथ साथ इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके। अब देखते हैं फिस्कल पॉलिसी के मेन कंपोनेंट्स। पहला है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अगर इकोनॉमी में डेफिसिट डिमांड है तो गवर्नमेंट अपना खर्चा बढ़ा देती है ताकि डिमांड इंक्रीज हो, और अगर एक्सेस डिमांड है तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम कर दिया जाता है ताकि डिमांड कंट्रोल में रहे। दूसरा, टैक्सेस। डेफिसिट डिमांड के टाइम पर टैक्स बर्डन कम किया जाता है ताकि लोगों के पास ज़्यादा पैसा बचे और स्पेंडिंग बढ़े। एक्सेस डिमांड के टाइम पर टैक्सेस बढ़ा दिए जाते हैं ताकि लोग कम खर्च करें। तीसरा है पब्लिक बोरोइंग।
डेफिशिट डिमांड के दौरान गवर्नमेंट पब्लिक से कम पैसा बोरो करती है, जबकि एक्सेस डिमांड के टाइम पर बोरोइंग बढ़ा दी जाती है ताकि लोगों के पास पैसा कम रहे। फोर्थ है बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई। डेफिशिट डिमांड के टाइम पर गवर्नमेंट आरबीआई से ज़्यादा पैसा बोरो करती है ताकि इकोनॉमी में लिक्विडिटी बढ़े, और एक्सेस डिमांड के टाइम पर बोरोइंग कम कर दी जाती है ताकि पैसा सर्कुलेशन में कम हो। तो फिस्कल पॉलिसी के ये मेजर्स हेल्प करते हैं इकोनॉमी को बैलेंस करने में, चाहे प्रॉब्लम डेफिशिट डिमांड की हो या फिर एक्सेस डिमांड की। अब बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में, जिसे हम मॉनेटरी मेजर भी कहते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी होती है जिसका यूज़ सेंट्रल बैंक करता है इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड और डेफिशिट डिमांड को कंट्रोल करने में। ये मेनली रेगुलेट करती है क्रेडिट की कॉस्ट और क्रेडिट की अवेलेबिलिटी को, यानी पैसा उधार लेने की आसानी और उसका इंटरेस्ट रेट। चलिए देखते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के मेन कंपोनेंट्स। फर्स्ट इज बैंक रेट या फिर रेपो रेट। अगर इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड है तो बैंक रेट या रेपो रेट बढ़ा दिया जाता है ताकि लोन महंगे हो जाएं और बोरोइंग कम हो जाए, और अगर डेफिशिट डिमांड है तो रेट कम कर दिया जाएगा ताकि लोग और बिजनेसेस इजीली लोन ले सकें। सेकंड इज रिवर्स रेपो रेट। ये रेट भी एक्सेस डिमांड के टाइम बढ़ा दिया जाता है ताकि बैंक अपना पैसा आरबीआई के पास रख दे और मार्केट में लिक्विडिटी कम हो। डेफिशिट डिमांड के टाइम पर इसे कम कर दिया जाता है ताकि बैंक ज़्यादा लोन दे सके। थर्ड इज ओपन मार्केट ऑपरेशन। अगर एक्सेस डिमांड है तो सेंट्रल बैंक सिक्योरिटीज़ बेचता है जिससे पैसा मार्केट से निकाला जाता है, और अगर डेफिशिट डिमांड है तो सेंट्रल बैंक सिक्योरिटीज़ खरीदता है जिससे मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ जाती है। नंबर 4, कैश रिजर्व रेशो। एक्सेस डिमांड के टाइम पर सीआरआर को बढ़ा दिया जाता है ताकि बैंक के पास लोन देने के लिए पैसा कम रहे, और डेफिशिट डिमांड के टाइम पर सीआरआर को कम कर दिया जाता है जिससे लेंडिंग बढ़ सके। एसएलआर यानी कि स्टेटरी लिक्विडिटी रेशो। इसी तरह एक्सेस डिमांड के दौरान एसएलआर बढ़ा दिया जाता है और डेफिशिट डिमांड के टाइम पर इसे कम कर दिया जाता है ताकि डिमांड और सप्लाई में बैलेंस बनाया जा सके। मार्जिन रिक्वायरमेंट, यानी जब बैंक लोन देते हैं अगेंस्ट सिक्योरिटीज़ तो उन्हें मार्जिन फिक्स करना पड़ता है। अगर एक्सेस डिमांड है तो मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा दी जाती है ताकि लोग कम लोन लें, और अगर डेफिशिट डिमांड है तो मार्जिन कम कर दी जाती है ताकि लोग इजीली लोन ले सकें और स्पेंडिंग बढ़ जाए। नेक्स्ट इज क्रेडिट राशनिंग। ये तब लगाई जाती है जब एक्सेस डिमांड होती है। इस सिचुएशन में सेंट्रल बैंक्स को लिमिट लगा देता है कि वो कितना क्रेडिट दे सकते हैं, और अगर डेफिशिट डिमांड है तो ये रेस्ट्रिक्शन हटा दी जाती है ताकि ज़्यादा क्रेडिट अवेलेबल हो। एंड लास्ट है मोरल यूजेशन। ये एक परसुएसिव मेजर होता है जहां सेंट्रल बैंक्स को एडवाइस देता है। डेफिशिट डिमांड के दौरान बैंक्स को बोला जाता है चीप मनी पॉलिसी फॉलो करो, यानी इंटरेस्ट रेट लो रखो, और एक्सेस डिमांड के टाइम बैंक्स को बोला जाता है कि डियर मनी पॉलिसी फॉलो करें, यानी हाई इंटरेस्ट रेट रखें ताकि बोरोइंग कंट्रोल में रहे। टूल्स के थ्रू सेंट्रल बैंक इंश्योर करता है कि इकोनॉमी बैलेंस्ड रहे, ना ज़्यादा इन्फ्लेशन हो और ना ही डिफ्लेशन। अब आप बताओ कमेंट सेक्शन में आज की इकोनॉमी में आपको क्या लगता है, इंडिया फेस कर रही है एक्सेस डिमांड या डेफिशिट डिमांड को? और अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करना, शेयर करना अपने क्लासमेट्स के साथ, और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना ताकि आपको फ्यूचर में ऐसे ही क्लियर और स्मार्ट एक्सप्लेनेशंस मिलते रहें मैक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर्स के। थैंक यू।